आज के सेशन में सभी का स्वागत है और वेलकम टू दिस कमबैक सीरीज। कमबैक सीरीज में आज हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट मैट्रिसेस और सर्कल, यानी कि 3 वीडियो होने वाला है एक ही में। हम क्या कर रहे हैं कमबैक सीरीज में 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी सवाल आए हैं आपके जेईई मेन को, उसको हम लोग वीडियो वाइज वीडियो कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप कमबैक सीरीज की, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसमें जितनी भी चीजें हैं उसको कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी सबसे ज्यादा रेलेवेंट तो यही आपको मटेरियल मिलेगा, क्योंकि अभी जो भी चीजें पैटर्न में चेंज आया है या जो कुछ भी है इन्हीं क्वेश्चंस को करके आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे ख्याल से क्वेश्चन है बच्चों डिटर्मिनेंट का, है ना। और डिटर्मिनेंट के ऊपर मैंने लक्ष्य वन शॉट सीरीज में भी करवाए हुए, तो लक्ष्य वन शॉट सीरीज भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस, इस टॉपिक की प्रैक्टिस ज्यादा करें। बाकी 2 और सीरीज प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आप, संकल्प पीवाईक्यू सीरीज एंड शंखनाद। यानी कि जितना ज्यादा सवाल कीजिएगा उतना ज्यादा आपका ये जो न्यूरल सर्किट है वो कंप्लीट होता रहेगा एंड डेफिनेटली इसका फायदा आपको बहुत जबरदस्त आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलने वाला है। तो क्वेश्चन इज इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आता है ना, कि अगर आप एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्रैमर्स रूल के बारे में बात करते हैं एंड नो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो डेल्टा क्या होना चाहिए? 0। कोई बोले डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा वो डिटर्मिनेंट होता है जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड से बनता है। फिर 3 और डिटर्मिनेंट है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, जो कि आपको पता है कि डेल्टा के ही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को कभी x के कोएफिशिएंट से, कभी y के कोएफिशिएंट से, कभी z के कोएफिशिएंट से रिप्लेस उसको रिप्लेस करते हैं विद दीज कांस्टेंट्स और डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z बनाते हैं। तो यानी कि अगर नो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है बच्चों, एक तो होता है मेरे भाई डेल्टा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। एंड एटलीस्ट डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में कोई एक क्या होना चाहिए आपका? नॉन जीरो, है ना। कोई एक आपका क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो कोई बोले सर कैसे हम प्रोसीड करें, तो सबसे पहले डेल्टा पे चलो आप। तो डेल्टा कैसे बनता है, जैसा कि अभी अपन बता रहे थे कि डेल्टा बनता है विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो दिस इज 3 1 4 2 अल्फा -1, है ना, और 1 2 का 4, सॉरी 1 2 1 1 2 1। तो आई होप इट इज क्लियर, है ना, आई होप इट इज क्लियर। देख सकते हैं 3 1 4 2 अल्फा -1 एंड 1 2 1। आप कोई बोले सर इसको ओपन कर सकते हैं? यस, ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग ओपन कर लीजिए। जैसे अगर आप सोच रहे हो पहले वाले रो के लॉन्ग, तो 3 के साथ आएगा अल्फा और प्लस में क्या आएगा बच्चों? 2। फिर कितना आएगा? -1 और -1, ये साफ हो जाएगा 2 और माइनस माइनस +1, यानी कि 2 + 1 कितना बन जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू, है ना, 4 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस अल्फा। ये आ रहा है आपका क्या? डेल्टा। तो डेल्टा में आप देख सकते हैं कि 3 अल्फा आ रहा है, +6 आ रहा है, -3 आ रहा है और +16 -4 अल्फा आ रहा है। सो 3 अल्फा -4 अल्फा इज माइनस अल्फा, और ये 3 और 16 3 19। और अगर आप डेल्टा को 0 करते हैं तो अल्फा का मान कितना आना चाहिए? 19, है ना। तो अल्फा का मान 19 आना चाहिए। तो भाई इसका मतलब हमारा काम हो चुका है क्या? कोई बोले सर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चेक नहीं किया। अभी सुनिएगा, एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, एग्जामिनेशन हॉल में आपका सबसे बड़ा प्रेशर क्या होता है? टाइम होता है, कि टाइम हमको ज्यादा से ज्यादा बचाना होता है। देखो इसने खुद ने बोला है कि नो सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फा से पूछ रहे, तो यानी कि ये तो मैंडेटरी है ना, ये कंडीशन मैंडेटरी है। और कोई बोले सर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चेक करें कि नहीं करें? देखो अब इसके बाद अगर टाइम बचाना है तो चेक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं चेक करना चाहिए? क्योंकि ये खुद इंश्योर कर रहा होगा इस बात को, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं कर रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि एक ऑप्शन कोई होना चाहिए था, अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस तरह की चीज होनी चाहिए थी, जो कि कहीं भी ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मैं बहुत क्लियर हूं कि इसका जो आंसर आना चाहिए डी 19 ही आना चाहिए। और बाकी आपको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालना है अपनी तसल्ली के लिए, तो निकाल के जरूर चेक कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग आंसर के हिसाब से मेरे ख्याल से डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। डी हो गया अपना काम। अब बोल रहा है क्या कि देखो इसमें लगता है प्रोबेबिलिटी टाइप की चीज मिला दी है। लेट एन इज द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग अ फेयर डाई। एक फेयर डाइस को रोल कर रहा है और उसपे जो नंबर मिल रहा है उसको एन कह रहा है। बोला इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डेल्टा नॉन जीरो। तो यानी कि कहानी कहां से फिर से शुरू होने वाली है बच्चों? डेल्टा से। यानी कि डेल्टा चलिए लिखते हैं। ओके, तो डेल्टा लिखने पे आ जाते हैं, तो ये कितना आएगा? 1 - n और 1, 1 - n और 1, ये कितना आ रहा है? 1n - 2 एंड n+1, 1n - 2 और n+1, है ना भैया। और उसके आगे देखिएगा n-1, ओ नो, n-1 नहीं, ये y का कोएफिशिएंट है, यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। x का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो n-1 और 1,
ये चीज डेल्टा आ रही है ना, डेल्टा को नॉन जीरो होना है। चलिए पहले डेल्टा निकालते हैं। तो मुझे लगता है पहले कॉलम के लोग ओपन करते हैं, तो 1 के साथ आएगा n-2 और माइनस में n-1 इंटू n+1 दैट इज n² -1। ठीक है भाई, और फिर -1 के साथ क्या आएगा, ये गया तो -n है ना, -n और -n+1। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे कितना बनेगा n-2 -n² और +1 आ रहा है ना, +1 आ रहा है। और यहां कितना आ रहा है मेरे भाई, ये -2n + n1 है तो 2n -1, यानी आई थिंक दिस इज -n² है ना, -n², ए माइनस माइनस +2n हो जाएगा ना यार, +2n हो जाएगा -1, हाँ ठीक है, और +3n और ये गया और कितना आ रहा है -2, यानी माइनस साइन अगर आप बाहर निकाली ना तो दिस इज n² - 3n + 2। आप में से हर बच्चे को पता है कि इसका फैक्टराइजेशन आता है n-1 n-2। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो अगर इन केस कभी ऐसा हो जाए ड्यूरिंग द सेशन तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि देखो डेल्टा नॉन जीरो करोगे तो इसका मतलब n1 और 2 नहीं होना चाहिए, है ना, n शुड नॉट बी 1 और 2, है ना, 1 और 2 नहीं होना चाहिए, ये पक्की बात है। ठीक है, तो क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये है। तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी बहुत क्लियर है कि या तो 3 4 5 6 में आए तो यानी कि 4/6। अगर प्रोबेबिलिटी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं बोला ना, प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो 3 4 5 6 4 फेवरेबल है और 6 टोटल केस है, तो यानी के का मान तो 4 हो गया। अच्छा, इसमें कह रहा है कि सम ऑफ के एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, तो एन की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ऑफ कोर्स 3 4 5 6। अच्छा, इन सबको ये जोड़ने के लिए कह रहा है, 6 5 11 4 15 3 18 4 22, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा आपका डी दिल्ली, डी दिल्ली। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट्स है ना, आज का इस बार स्टेटमेंट वाले भी सवाल आए हैं, लेकिन इसमें असर्शन रीजन नहीं बोलते हैं इसको, है ना, ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं बस, ठीक है ना, क्योंकि असर्शन रीजन में तो क्या होता है, हमें स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट 2 के रिलेशंस के बारे में बात करना होता है। यहाँ इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट से मतलब आप ऐसा समझिए कि एक सवाल में इन्होंने 2 सवाल डाल दिया है ना, अब बोला है कि दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस वैल्यू, तो ऑब्वियस बात है, मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिए ओपन करके, बात बन जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम इधर से अगर ओपन करते हैं तो दिस इज 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, है ना, 1 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, फिर माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा में ये साफ हो जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आएगा बच्चों, प्लस कॉस बीटा, है ना, ये जाएगा तो कितना आएगा कॉस अल्फा कॉस गामा, है ना, और कॉस अल्फा कॉस गामा मेरे ख्याल से कॉस बीटा के साथ देखिएगा, और माइनस कॉस बीटा, ठीक है, ये चीज बन रही। और यहां पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं ना, वो तो आराम से जा रहे हैं, और फिर यहां से आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, और माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हो गया। राइट हैंड साइड में जब इसको ओपन कीजिएगा तो 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, फिर इधर आएगा देखिएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये साफ हो जाएगा, ये 0 और यहां से कितना आएगा आपका माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। और फिर देखिएगा उसके बाद कॉस बीटा के साथ ये साफ हो जाएगा, और फिर से ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये जो 2 बार आया है ना, ये मेरे ख्याल से इधर की साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई सपोज यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है ना, इज कमिंग आउट टू बी 1 नॉट 3/2, है ना। तो इफ आई एम राइट, अगर कैलकुलेशंस मेरे सारे सही हैं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 आना चाहिए, इट कैन नॉट बी 3/2, सो आई सपोज दिस मस्ट बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर कोई बोल रहा है सर इधर px प्लस क्यू, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जरूरी नहीं कि इसको ओपन करें, है ना, स्मार्ट ट्रिक क्या है पता है आपको, है ना, कि हम क्या करते हैं कि x की कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे अगर हमको q निकालना है तो हम x क्या रख दें, हम x को 0 रख दें,
है ना, x को 0 रखते ही क्यू निकल जाएगा, जैसे 0 रखोगे क्योंकि आइडेंटिटी है तो x इक्वल टू 0 पे राइट हैंड साइड क्यू है, और इधर का डिटर्मिनेंट क्या बना रहा है पता है, 0 1 -2, है ना, और फिर अगला वाला क्या बनाएगा बताओ, -1 0 एंड -3, है ना, x की वैल्यू 0 रखी हमने, है ना, लास्ट वाला क्या बन रहा है 3 -1 -1। नाउ यू कैन ओपन दिस, तो मेरे ख्याल से 0 तो साफ है ना, तो ये इधर से कर लो, इधर से माइनस का प्लस हो जाएगा, ये साफ, -1 और 3 माइनस तो -2, -1 -2 इज -3, और 3 के साथ मुझे लग रहा है, देखिएगा एक बार ध्यान से, -3 ये 0, तो मुझे लग रहा है -9 आएगा क्या, है ना, यानी कि Q शायद -12 आ रहा है, Q शायद -12 आ रहा है। आपको बोले कि P कैसे आएगा सर, तो P के लिए आप चाहो तो x को 1 रख दो, है ना, अगले पेज पे ले लेते हैं, अच्छा इसमें भी तो है ना, तो x इक्वल टू 1 पे इधर P प्लस क्यू आ जाएगा, और P प्लस क्यू कितना आ जाएगा 1 पे अगर रखोगे, या -1 रख दें क्या, -1 आई थिंक बेटर चॉइस है, -1 बेटर चॉइस है, तो -P प्लस क्यू आ जाएगा, और ये -1 1 1 -1 0, ये भी 0, ये -3 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 तो 2, -3 -1 -4, और 2 -4 -2 आ जाएगा, ये आप सभी बच्चे कर सकते हैं आराम से, है ना, -3 और -3 -3 -6, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं मुझे, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 + 3 4 4 -2 इज आई थिंक 2, और ये -3 फिर से आ रहा है, और ये भी शायद फिर -3 आएगा ना, -1 रखा है हमने, तो यहाँ पे देख सकते हो -3 के साथ आएगा 6, और 6 और प्लस मेरे ख्याल 6 आ रहा है ना, 6 और प्लस 6 आ रहा है, तो 12, तो -36 आ रहा है, P प्लस क्यू क्या है -36, और Q की वैल्यू हमारी कितनी आई है -12, तो मुझे लग रहा है P अगर निकालोगे तो -36 + 12 इज -24, है ना, -24 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 576, है ना, ये चीज आ गई आपकी ये, और राइट हैंड साइड में मुझे लगता है 196 क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर मतलब 144, इट इज क्वाइट अ बिग वैल्यू, तो मुझे लग रहा है बोथ आर फॉल्स, है ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, ऊपर वाला तो पहले ही चेक कर लिया बराबर नहीं है, तो बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं काम, है ना, और आसानी से हो जा रहा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इधर के हिसाब से बात करनी है, यानी यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में बात करनी है, मतलब डेल्टा के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं, फिर से डेल्टा निकालते हैं, क्योंकि अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा नॉन जीरो, और अगर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा जीरो, और उसके साथ एडिशनल कंडीशंस भी होते हैं, बट कभी कभी ऑप्शंस के हिसाब से जरूरत नहीं पड़ते हैं, जैसे आपने पहले वाले में देखा होगा, तो हमने बोला ठीक है भाई, पहले तो डेल्टा डेल्टा खेल लेते हैं ना, डेल्टा 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 खेलोगे तो सबसे पहले यहां पे आएगा 1 1 और 1, और इधर कितना आएगा आपका 2 5a, और इधर 1 2 3 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना भाई, तो देख सकते हो, चाहो तो दो जीरोस बना लो, है ना, दो जीरोस कैसे बना सकते हैं, आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, कैसे भाई, C2 को लिख देते हैं C2 - C1, और C3 को क्या लिख देते हैं C3 - C1, है ना, 1 2 1, फिर इधर 1 -1 0, 5 -2 3, 2 -1 इज 1, है ना, C2 - C1, और इधर भी फिर 0 a -2 और 3 -1 दैट इज अगेन 2, और इसको ओपन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6 - a + 2, यानी कि दिस इज 8 - a, यानी कि अगर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो a 8 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको 0 करोगे, कोई बोले नो सॉल्यूशन तो उसके लिए भी a 8 होना चाहिए, बट यहाँ नो सॉल्यूशन का केस है नहीं, है ना, तो उस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, इनफाइनाइट में डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों 0 होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन के लिए a 8 नहीं होना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन फॉर a = 8, तो ये तो सरासर नशेड़ियों वाली बात हो गई, है ना, तो हम लोग ये तो नहीं हो सकता यूनिक सॉल्यूशन के लिए, है ना, infinitely many solution there is a chance unique solution for a = 8, तो मेरे ख्याल से ये भी गलती है, ये तो बिल्कुल ही खत्म है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो होगा, तो अब हमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z के लिए फिर अभी b को पिक्चर में लेकर आना पड़ेगा, तो मैंने बोला b को कैसे पिक्चर में ला सकते हैं मेरे भाई, कि या तो हम डेल्टा x निकालें, तो ये तो पक्का हो गया ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन अगर है तो a की वैल्यू तो 8 हो गई, है ना, ये चीज तो हमारी कंफर्म हो गई, ये तो पक्का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम डेल्टा x निकाले तो क्या होगा पता है, डेल्टा x का निकालोगे तो 636b आएगा, तो 636b में कोई दिक्कत है क्या, वैसे मेरा एक ऑप्शन है कि मैं 636b यहां रख दूं, तो मैं बस ऐसे चेक कर रहा हूं कि कुछ फायदा है क्या उससे, तो चलिए डेल्टा
x निकालिए 1, अच्छा डेल्टा x में क्या होगा, पहला वाला चेंज होगा ना 636b, बस ये 0 ना हो जाए कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है। 152 एंड 183 समथिंग लाइक दिस, है ना। और इसको अगर हम ओपन कर दें, ये थोड़ा पहले घटा दें क्या, नहीं चलो ठीक है, 636b 152 और इसमें C3 में C2 घटा दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 8 - 5 3 और 3 - 2 1। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको घटा दिया 0, 8 - 5 3 2 3 - 2 इज गोइंग टू बी 1। आई सपोज सही किया है। तो 6 के साथ कितना आएगा पता है, 5 - 6, 5 - 6 इज गोइंग टू बी -1। फिर -1 के साथ क्या आएगा पता है, ये गया 36 - 3b, और 0 के साथ तो कुछ आएगा नहीं, तो डेल्टा x भी 0 होना चाहिए, है ना। तो यानी यहां से देख सकते हो कि -6 और नो -36 और +3b, तो 36 6 42। तो मुझे लग रहा है b की वैल्यू शायद 14 आ रही है। और फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये वाला केस तो नहीं हो सकता है, तो यानी कि हम एलिमिनेशन से पहुंच गए यहां तक। कोई बोले डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो क्वेश्चन ने ये काम जरूर किया होगा तभी ये इस ऑप्शन के साथ आया है ना। तो कुछ भरोसा हमें सवाल पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट वाली चीजें ऑप्शन में आपको दिखने लगेंगी अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो, ठीक है ना। तो फिर आपको डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब चेक करना पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग ये काम हो चुका है, यस देख सकते हैं बॉम्बे इज द ऑप्शन। अब हम लोग आ रहे हैं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस की तरफ। मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये सवाल देख रहे हैं 2x2 के मैट्रिसेस हैं, और ये अगर हम क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली चीज से जाएं तो हमें पता है कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहूंगा, है ना, और उसके बाद केली हैमिल्टन थ्योरम लगा रहूंगा, तो उसमें क्या बन रहा होगा पता है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ऐसे बनता है लैम्डा स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स इज ट्रेस। तो मेरे ख्याल से तो ये शायद डायरेक्टली निकल जाएगा, एक मिनट है। मेरे ख्याल से अल्फा डायरेक्टली निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, है ना, ये होता है क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ये होता है ट्रेस की वैल्यू। तो अल्फा प्लस 2 इज 4, तो मुझे लग रहा है कि देखो अल्फा की वैल्यू तो 2 आ गई। तो दोज हु अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला थिंग, उनको समझ में आ रहा होगा कि 2 आ जाएगा, और यहां से ए हमारा निकल के आ जाएगा क्या 2 2 1 2। और देख सकते हैं 4 - 2 2, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू भी कितना आ रहा है 2। इसी तरीके से इसमें देखिएगा तो 1 + बीटा इज 3, है ना, और यहां से बीटा का मान भी 2 आ गया है, यानी कि बी की वैल्यू क्या आएगी पता है 1 1 1 2, 2 - 1 दैट इज 1। तो यस यहाँ पे भी ठीक है। अब बोल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू कैसे निकालें, ये बड़ा सवाल है ना। तो हमने बोला इसी को पकड़िए, ए स्क्वायर - 4a + 2i, ठीक है। तो हम ए क्यूब निकाल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इसको ए स्क्वायर पहले तो लिख लीजिए ऐसे 4a - 2i। तो आप ए क्यूब निकालेंगे तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए क्यूब इज 4a स्क्वायर - 2a। फिर क्या करोगे सर, तो हमने बोला ए स्क्वायर को यहां से यूज करेंगे 4a - 2i, है ना। तो 4a - 2i और माइनस क्या आएगा 2a, 16a - 8i - 2a। अब यहां से हम लोग बोल रहे हैं 14a -8i। बड़ा ही खतरनाक सा बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। फिर से एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने फटाफट से लिख दिया था। 4a - 2i, a से मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर - 2a, a स्क्वायर फिर से उठाएंगे यहां से, तो 4a - 2i, तो 16a - 2a, है ना, 14a सही है और -8i भी सही है, ठीक है ना। a क्यूब ये आ रहा है बच्चों। तो यानी 14a अगर आप लिखिएगा बच्चों तो यहां पे आएगा, देखना 14 से मल्टीप्लाई कीजिए a को, देखिए तो 28 28 और 14 और 28 और -8i करोगे तो 8008। देखो अभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाया तो थोड़ा सिंपल भी हो गया, नहीं तो फिर इन्हीं सब चीजों को निकालने के लिए ना बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि पहले ए स्क्वायर अल्फा के टर्म में निकालते हैं, वो बहुत बहुत गंदा आता है कैलकुलेशन, है ना। 28 में से 8 गया 20, 28 में से 0 गया 28, 14 में से 0 गया 14 और 28 में से 8 गया 20, ये शायद आएगा ए क्यूब, ये आएगा ए क्यूब। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के एडजॉइंट का स्क्वायर। तो ये ए क्यूब आया है, इस तरीके से बी क्यूब भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना। अब बी क्यूब अगर कोई बोले सर मैं इसी को 3 बार मल्टीप्लाई करके बी क्यूब निकाल लूं, तो निकाल सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है ना, उसमें कोई मना ही नहीं। कोई बोले सर उससे जल्दी आ जाएगा,
आई एम नॉट श्योर कि उससे जल्दी आएगा या देर से आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बी क्यूब निकालना है डायरेक्टली तो आप बी क्यूब निकाल सकते हैं। बाकी यहां से अगर आप निकालेंगे बी क्यूब को तो मुझे लग रहा है 3b² है ना, पहले तो b² लिख लो है ना, इससे पहले b² लिख लो। b² क्या आएगा आपका 3b माइनस आई, और बी क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा बताओ 3b² माइनस बी, और b² यहाँ हाँ b² यहां से रखिएगा तो 3b माइनस आई और माइनस बी, तो मुझे लग रहा है 9b माइनस बी इज 8b माइनस 3i। 8b करो बच्चों, तो 8b करोगे तो यहाँ 8 8 8 16, और 3i करोगे तो -3003 घटाओ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 8 में से 3 गया 5 है ना, 8 में से 3 गया कितना 5, यहाँ 0 और यहाँ 8 और यहाँ 16 में से 3 गया 13, तो ये बी क्यूब आ गया। तो हमने बोला है सब ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आएगा, घटाओ फिर से घटाओ, तो 20 में से 5 गया 15, 28 में से 8 गया 20, 14 में से 8 गया 6, 20 में से 13 गया 7, ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। कोई बोले सर इसका एडजॉइंट और उसका डिटर्मिनेंट, तो हमने बोला कि देखो अगर हम 2x2 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। 3x3 में तो यहाँ डिटर्मिनेंट a² आ जाता है, लेकिन अगर कोई बोले कि सर 2x2 ही है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए सिंपली, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ दिस पूछ रहा है तो मेरे ख्याल से इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो 15 सते 105, 105 माइनस 120, तो मुझे लग रहा है दिस इज -15, और ये मेरे भाई -15 का स्क्वायर पूछ रहे हैं, मतलब मुझे लगता है इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 225, एंड यू कैन सी द आंसर इज 225। तो ये फिर भी बहुत सिंपल हुआ, नहीं तो अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हो कि भाई a² निकालूं फिर a निकालूं और फिर इसमें रखकर अल्फा निकालूं तो इट इज गोइंग टू बी लेंदी। ये फास्ट तरीका है आपको अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करने का। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा है ना, a दिया हुआ है b दिया हुआ है और यहाँ एक बहुत खतरनाक सी चीज दिख रही है a की पावर 15। मैं पहले ही बतला चुका हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स की हायर पावर से तो उसको हैंडल करने का रास्ता क्या है, फिर से एक बार बतला दे रहा हूं है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को लिखिए i प्लस अ नेक्स्ट मैट्रिक्स c है ना। कोई बोले बी नहीं लिख सकते हैं, बी ऑलरेडी यूज्ड है तो बी इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, बाकी आप कोई मैट्रिक्स, तो हमें पहले ए को है ना जिसकी पावर हायर साइड में पूछी गई है उसको पहले आइडेंटिटी निकालकर एक नया मैट्रिक्स में लिखना होता है ना। तो हमें पता है कि ए अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो यहां देखिएगा 1 0 0 1, ये आई हो गया। कोई बोले सर सी कैसे आएगा, तो देखिएगा इन दोनों का सम ए होना चाहिए, तो अगर यहाँ 3 पहुंचाना है तो यहाँ ट्रू होना चाहिए, ये 0 है तो यहाँ -4 के लिए यहाँ -4 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यानी यहाँ पे 1 आएगा, देख लो ना 2 + 1 3 -4 0 + 1 1, और -1 के लिए फिर यहाँ -2 होना चाहिए मेरे ख्याल से है ना। आप देखो 1 -2। अब आप जैसे ही इस वाले मैट्रिक्स के बारे में सोचिएगा, इसके हायर पावर के बारे में सोचिएगा, तो यू विल सी कि समवेयर ये नल मैट्रिक्स बन जाता है। ये तरीका है ना। कभी कभी लोग पैटर्न से जाते हैं, तो पैटर्न में भी मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन बहुत बार बच्चे क्या पैटर्न पकड़ नहीं पाते हैं और फिर वहां पे गलती हो जाती है, लेकिन ये आपके लिए श्योर शॉर्ट तरीका है ना, ये आपके लिए श्योर शॉर्ट तरीका है। कोई बोले सर इसके बाद क्या करना है, सिंपल आप मल्टीप्लाई कीजिए, c² निकालेगा तो 4 - 4 देखिए 0, 4 - 4 -8 + 8 0, 2 - 2 0, फिर देखिए -4 + 4 फिर से 0, तो c² नल मैट्रिक्स आ गया। कोई बोले इससे क्या फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हो गया। आप देखिए a की पावर 15 निकालना है तो आप क्या सोचोगे, i + c की पावर 15, और यहाँ पहला मैट्रिक्स i है तो आप बाइनोमियल लगा सकते हैं इसमें है ना। तो पहले लिखिए 15c0 दैट इज 1, तो 15c0 i की पावर 15 इज i, फिर आएगा आपका 15c1 दैट इज 15, i की पावर 14 दैट इज i इंटू c, और कोई बोले अगला सर तो 15c2 और i इंटू c² क्या हो गया नल मैट्रिक्स। अगर c² नल मैट्रिक्स है तो c³ c की पावर 4 सभी नल मैट्रिक्स है, तो आगे का पूरा सन्नाटा छा जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि a की पावर 15 निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, दाएं हाथ से काम कर लेते हैं। तो i हो गया 1001, और अगर आप 15c पे फोकस कीजिएगा तो 15 से सभी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मुझे लग रहा है 30 है ना, कितना आएगा 30, c को मल्टीप्लाई किया पता था 30, और -60 फिर 15 और -30, ठीक है भाई। और यहां से हम लोग बोल रहे हैं क्या है, यहां पे आ रहा है 31, फिर कितना आ रहा है -60 एंड 15 एंड गोइंग टू बी दिस एज -29, अगर मैंने सारे कैलकुलेशन सही किए है ना। कैलकुलेशन का कुछ लफड़ा हो सकता है, इतने सारे सवालों को कर रहे होते हैं यार, हो जाता है।
है ना, लाइव रहता है तो बच्चे तुरंत पकड़ के बता देते हैं, लेकिन अभी तो चल ठीक है। अब हम एक ही बार 15 प्लस बी निकालते हैं, तो 31 है ना, 31 और -29 इज 2, -60 और 49, तो 49 एक 50 और 10, तो यानी कि -11 आई थिंक, है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा शायद, और यहाँ पे मेरे ख्याल से 11 या -11, यहाँ भी -11 ही आ रहा है। तो भाई इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 है, और अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो हम क्या बोल सकते हैं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, दिस इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक्स और वाई में रिश्ता चाहिए इसको, या बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, इसमें से कोई देखना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई से, और 0 0 के बराबर करते हैं भाई, तो दोनों सेम ही आएगा मेरे ख्याल से इक्वेशन, है ना। तो यहां पे देखना क्या बनेगा, 2x -11y, और इसमें भी यही बनेगा, और दोनों को 0 0 करोगे ना तो आपके पास पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कैटेगरी में आ गया। आपके पास 2x -11y शुड बी 0, मतलब एक्स वाई आपके ऐसे होने चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करें। तो 36 121 ये नहीं करेगा, 32 33 नहीं करेगा, 10 77 नहीं करेगा, ये आंख बंद करके करेगा ही करेगा, है ना, 22 -22 देख, यानी इसका भी आंसर क्या आ रहा है, डी दिल्ली। तो आप समझ गए ना कि हाइयर पावर को कैसे सेटल करना है, ठीक है। फिर अगला अगर मैट्रिक्स इक्वेशन देखोगे तो ये भी फिर से पूछ रहा है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इट इज आस्किंग अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2025, और फिर से ये आप चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से धो सकते हैं सवाल को, -3a की पावर 2024, और a की पावर कितना है बच्चों, 2023, देख लीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई a की पावर 2023 बाहर निकाल लीजिए, और अंदर बनेगा कितना, a स्क्वायर -3a और प्लस आई। अगर मैं इसका केले हैमिल्टन थ्योरम या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं तो a स्क्वायर माइनस क्या आएगा पता है, ट्रेस 7, तो 7a, और फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू आई, तो 10 -9 9, तो ये आ रहा है। यानी आप देख सकते हो कि a स्क्वायर -3a प्लस आई क्या आएगा पता है, 4a, क्योंकि इसको तोड़ो ना, -3a -4a, तो -4a उधर ले जाओगे तो 4a इधर आ जाएगा ऐसे, और ये पूरी चीज 4a बदल गई, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज a की पावर 2023 इंटू 4a, यानी कि बच्चों यहां पे आ रहा है 4a की पावर 2024। सबसे पहले तो 4 को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट से। तो 2/2 का है, तो अगर 3/3 रहता है तो 4 क्यों निकलता, बट यहाँ 4 स्क्वायर निकलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2024, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 2024 इज सेम एज दिस, यानी कि दिस 16, और डिटर्मिनेंट a शायद 1 है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा 16। तो फिर से आप देख सकते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की नॉलेज है आपको तो आप बहुत जल्दी सवाल को कर सकते हैं, मतलब इन सब चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मुझे लगता है काफी मेहनती वाला लग रहा है, देखिए ए स्क्वायर सब कुछ पूछ रहा है भाई, पता नहीं क्या चाह रहा है। अच्छा सबसे पहले तो इसको डिकोड करते हैं ना, ये क्या कहता है, ए ट्रांसपोज इज -a, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, और 3/3 का है तो इसका डिटरमिनेंट तो 0 होगा, है ना। क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो आगे की बात है, बट यहां से ये चीज जरूर समझ में आ रही है मेरे को कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आपको बोले स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे चले सर, तो देख के तो बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है यार यहां पे अगर इस चीज को अगर इसके बराबर करना है तो व्हाट वी कैन सी इज कि दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू एडजॉइंट a प्लस आई गाइस, है ना, ऐसा कुछ है। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, है ना, एडजॉइंट b इज डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स एडजॉइंट a प्लस आई का होल स्क्वायर, और 2 बाहर निकालोगे तो 3/3 का है तो 2 क्यूब, और 2 क्यूब का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 6 आएगा शायद। और फिर से एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, यानी मुझे लग रहा है कुल मिला के कहानी पता है कहां तक पहुंच रही है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई के स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर 4। मतलब आपको a प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, a प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए शायद ये 2 इक्वेशंस दी हुई है, ठीक है। अब ये काफी ट्रेजेडी वाला सवाल लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे अल्फा बीटा गामा यूज तो नहीं किया ना कहीं, अच्छा यूज किया है,
तो हम पी क्यू आर यूज कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर क्यू सिमेट्रिक है तो ये 0 पी क्यू और ये फिर माइनस पी 0 और ये आर और फिर ये माइनस क्यू माइनस आर 0 इस तरह का आएगा। ये है ए, है ना, ये है ए। और a प्लस आई निकालना है तो आप a प्लस आई भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको दिखने में लग जाएगा कि यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, है ना, और उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले हमें पी क्यू आर निकालना पड़ेगा यार, है ना। तो कैसे निकालें भाई, इस पे आ जाओ। तो अगर मैं इसको 0 पी क्यू माइनस पी 0 आर एंड माइनस क्यू माइनस आर 0 को मल्टीप्लाई करता हूं किससे, 1 माइनस 1 0 एंड 3 3 2 इसका रिजल्ट आ रहा है। तो लेट्स होप कुछ सिंपल हो, लेकिन लग नहीं रहा मेरे को। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यहां से माइनस पी, ये 0, तो माइनस पी इज 3। बच्चों माइनस पी आ गया, मतलब पी की वैल्यू तो खट से आ गई भाई, पी की वैल्यू तो -3 आ गई। अब अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी 0 0, इससे भी p -3 आ रहा है, तो इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। फिर माइनस क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस आर, है ना, माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है, इक्वल टू 2। तो इसने क्यू और आर को फंसा दिया है ना, क्यू और आर को फंसा दिया है। और अगर मैं सपोज कर लो इन केस अगर हम a प्लस आई निकालें तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि p की वैल्यू पता है क्या, उसके टर्म में कुछ ऐसा निकल सकता है क्या, 1 प्लस आर स्क्वायर, नहीं नहीं, मतलब आपको सेकेंड वाली इक्वेशन को भी यूज करना पड़ेगा मेरे भाई। तो ए स्क्वायर पे बात करनी पड़ेगी आपसे, है ना। तो मैंने बोला चलिए ए स्क्वायर पे बात करें फिर। तो ए स्क्वायर हो गया आपका, है ना, ए स्क्वायर हो गया 0 पी क्यू माइनस पी 0 आर एंड माइनस क्यू माइनस आर 0, है ना, ये आएगा 0 पी क्यू माइनस पी 0 आर माइनस क्यू माइनस आर 0, समथिंग लाइक दिस, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहां पे आएगा, मुझे लगता है 0 स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, नहीं सॉरी, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, 0 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिर अगला वाला 0 0 माइनस क्यू आर, 0 0 माइनस क्यू आर। अगला वाला देखो 0 पी आर, पी आर ना भाई, और 0 माइनस पी 0 0 माइनस पी खत्म माइनस आर क्यू माइनस पी स्क्वायर 0 माइनस आर स्क्वायर। फिर लास्ट वाला पकड़ो तो माइनस पी क्यू 0 0, ठीक है भाई। फिर माइनस क्यू इंटू 0 माइनस आर इंटू माइनस पी, यानी कि यहां पे पी आर ही आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं, शायद ऐसे ही कुछ आ रहा है। फिर माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू एंड फाइनल थिंग विल बी शायद माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बन रहा है ए स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर। और ए स्क्वायर का फिर से 1 माइनस 1 0 के साथ जो प्रोडक्ट है ना, तो 1 माइनस 1 0 के साथ जब प्रोडक्ट इसका निकालोगे आप, थोड़ा सा समय का अभाव है, यहीं पे लिख देता हूं, -3 19 और -24। तो मेहनत तो करा दी इस सवाल ने भाई, है ना। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर आ रहा है, एंड दैट इज -3। तो भाई हमने p की वैल्यू निकाली हुई है -3, तो p -3 रखोगे तो ये -9, है ना। और यहां से q सॉरी r माइनस क्यू 2 है, मतलब ये एक्चुअली क्या मेहनत हो रहा है बेकार का। -9 उधर ले जाओगे तो फिर क्या आएगा, क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 6
और यहां से q बाहर निकालोगे तो मजा आ जाएगा। r माइनस क्यू इज 2, तो 2 रखोगे तो q का मान 3 आ रहा है बच्चों, और q 3 रखोगे तो r की वैल्यू आ रही है 5। यानी आपके पास p भी आ गया, q भी आ गया, r भी आ गया, है ना। कोई बोले p कितना है, तो p आया मेरे भाई -3, है ना। p कितना आया -3। तो हमें जो डिटर्मिनेंट निकालना है a प्लस आई का ना, तो उसमें हमारे पास 1 1 1 हो जाएगा ये, है ना। a प्लस आई में आपको पता है, बताया ना मैंने कि जब आइडेंटिटी जोड़ोगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, है ना। p कितना है -3, तो ये 3 हो जाएगा। q कितना आया, q आया था अपना 3, तो अगर q 3 आया था तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका -3। और बच्चों एक बार सॉरी, r आया था 5, तो r अगर 5 आया था तो यहाँ 5 और यहाँ -5। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने बोला ठीक है, ये कितना आएगा 1 और 25, 26 आ गया यहाँ पे, -3 का +3 हो जाएगा, और 3 और 5 दिया 15, 18 आ रहा है शायद, तो 54 हो गया। और 3 के साथ देखिएगा -15 और +3 इज -12, तो मुझे लग रहा है 3 कॉमन लोगे तो 6, 18 और 26 और 18 कितना हो गया, 44 आ रहा है, 44, 11 का फैक्टर है क्या, यस। सो दिस इज 2 की पावर 6 और 44 की पावर 4। 3 की पावर तो आया नहीं यार कुछ, वो 2 स्क्वायर इंटू 11 होगा, तो 2 स्क्वायर की पावर 4 इज 2 की पावर 8 और 11 की पावर 4। तो अल्फा पता नहीं यार 14 आ रहा है, अगर कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया हो तो अलग बात है। बीटा 0 आ रहा है और गामा कितना आ रहा है 4। 18 है क्या आंसर, तो भाई 18 है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर शायद इसीलिए रखा है ना, शायद बीटा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बीटा 0 ही आ रहा होगा, बाकी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे ख्याल से मैट्रिक्स इक्वेशन से रिलेटेड है। x इक्वल टू एक्स वाई जेड इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इक्वेशन एडजॉइंट ए ये दिया हुआ है, ओके, और b ये दिया हुआ है, ओके। तो ये खेल समझ में आ गया। हमने बोले क्या कि x कैसे निकलेगा भाई, तो हमने बोला कि सर इसमें a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, तो इसने जानबूझ के इसलिए एडजॉइंट a दिया हुआ है। तो बोले सर एडजॉइंट a दिया हुआ है लेकिन डिटर्मिनेंट a कैसे आएगा, तो हमें वो भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो आप, तो 4 और ये 0 हो जाएगा, और ये -10 होगा तो माइनस माइनस +10 होगा, तो 40 हो गया। फिर -2 के साथ कितना आएगा, -15 और -5 हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, -15 -5 है ना, ये चीज आएगी, तो ये भी 40 आ गया, अरे वाह। और 2 के साथ क्या आएगा फिर 10, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 40 और 40 80 और 20 100, पूरे 100 आ रहे हैं भाई तो यानी कि अगर ये 100 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट a की दो वैल्यूज हो सकती हैं, +-10, है ना। अगर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है तो अलग बात है, ये आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा x मैट्रिक्स है वो निकल के आ रहा है XYZ, है ना, और 1/+-10, और एडजॉइंट a इंटू बी करके लिखो, तो 4 चौक 16, 0 2 दूनी 4, तो ये 20 आ रहा है ना, 4 चौक 16 और 20 आ रहा है। फिर ये देखिए -20, 0 और 10, तो मेरे ख्याल से -10 आ रहा है ना। फिर 4 0 6, तो 10 आ रहा है। तो हमें x + y + z का मॉड चाहिए, तो हमने बोला कि देखो अगर आप 10 लेते हो तो मेरे ख्याल से ये 2 - 1 1 आएगा, तो यानी -1 लोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो या तो x2 y -1 और z 1 आएगा, या फिर माइनस वाले कॉम्बिनेशन से देखोगे तो x -2 आएगा, y 1 आएगा और z, यस दैट इज गोइंग टू बी -1। यानी कि अल्टीमेटली जब तुम मॉड निकालने के लिए आओगे ऑफ दिस थिंग, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर 2 आना चाहिए, दैट इज फिर से डी दिल्ली आ रहा है, यस। तो ये मेरे ख्याल से इजी था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कुछ और आपने सोचा हो तो बता दीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे अभी तो फिलहाल के लिए यही दिख रहा था तो मैंने डायरेक्ट ही किया।
ओके इस तरह के सवाल काफी आए हैं। पिछले वाला जो लक्ष्य वन शॉट सीरीज है वहां पे भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी करके दिखाए हैं ना, तो आई होप इसको जरूर कीजिएगा, है ना, कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। तो एडजॉइंट ऑफ बी, तो हम लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस है ना, ऐसे लिख देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, ये किस लिए, जब 3/3 का है ना, और 3 निकलेगा तो 3³ का स्क्वायर इज 3⁶। पहले मुझे भी इस तरह के क्वेश्चंस को करने में काफी टाइम लगता था, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जो कर रहे हैं सब सही आ रहा है। अब यहाँ देखिए फिर से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग है, तो आप इसको लिख दीजिएगा a² इंटू एडजॉइंट टू ए, क्योंकि इसमें देखो होने के लिए तो सब पता ही है लेकिन गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इज फिर से डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर। फिर अब कैसे करें सर, अब मुझे लगता है कि यार यहाँ पे देखो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स टाइप का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर 2 और 4, तो 8 आ जाएगा। एंड नाउ दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू ए की पावर 4। अब यहाँ सुनना एक बार, ये है डिटर्मिनेंट ए है 6, तो 6 की पावर 8 आ जाएगा। और ये सुनना, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ फिर से एडजॉइंट बी, तो ये फिर से आपका आएगा 2a की पावर 8। और अब देखो 2³ निकलेगा और 2 की पावर 24 हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 होता है 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8, है ना। अब इसमें देखना 2 का क्यूब निकलता है और पावर 8 में 2 की पावर 24 निकल जाएगा, खतरनाक। और 6 की पावर 8 आएगा जो कि 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरे भाई 2 की पावर को जरा संभालिए। 8 8 16, 24 6 30 10 40, और 3 की पावर संभालिए 8 8 16 6 22। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 62, है ना, 62, यस करेक्ट है। देखा, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इस तरह की चीजें बहुत टफ नहीं रहती, फिर आसानी से आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। ये काफी अच्छा सवाल ही हम क्लास नोट्स में भी लेते हैं और बिल्कुल उसी तरह का सवाल दिया गया है इसमें। बड़ा अच्छा लगा देखकर मेरे को भी, अच्छा क्वेश्चन पूछा जेईई मैंने, क्योंकि इसको नॉर्मली तो अगर आपको नहीं पता है तो ये शायद नहीं हो पाएगा टाइम में, क्योंकि i माइनस ए i+a निकालेगा, टाइम लगेगा, है ना, होने के लिए हो जाए। बोला सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ट्रांसपोज बी, तो इसमें मैं करवाता हूं, उसमें प्रूफ करवाता था कि बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रूफ कीजिए, और डिटर्मिनेंट b1 आता है। ये दो चीजें इसमें मैं प्रूफ करवाता था, या कभी कभी पूछ लेता था भाई कि भाई इनमें से कौन सा ट्रू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मल्टीपल देके। तो ये एक आप समझ लीजिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा। कोई बोले सर कैसे, तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अगर आप देखो b, तो आप ऐसे लिख सकते हो i+a इंटू i माइनस ए का इनवर्स। कोई बोले सर ये क्या किया आपने, है ना, तो मैंने दोनों साइड i माइनस ए के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से अपन समझदार लोग हैं, हमें पता है कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं i माइनस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, तो ये i आ जाएगा और b इंटू आई वापस से b आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई पूछे b ट्रांसपोज कैसे निकलेगा सर, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज का फंडा क्लियर है कि रिवर्सल लॉ लगता है, मतलब अगर आप रिवर्सल पे आइएगा, है ना, अगर आप रिवर्सल पे आइएगा, ठीक है, तो पहले ये आएगा, तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए पता है, i माइनस ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, और ये फिर आएगा i प्लस ए का ट्रांसपोज। ओके, और ये पढ़ाया जाता है कि a इनवर्स का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज का इनवर्स, मतलब आपको सबसे पहले अब इसमें क्या लेना चाहिए पता है, i माइनस ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, और यहां i प्लस ए का ट्रांसपोज, तो पहले क्या आएगा पता है, i ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज। यहां पे एक छोटा सा ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से, और फिर से यहां लिखिएगा तो i ट्रांसपोज और माइनस a ट्रांसपोज, है ना। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देख लीजिए, है ना, माइनस एंगल लफड़ा। तो मेरे ख्याल से ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज माइनस ए, और यहां माइनस ए करोगे तो आई ट्रांसपोज आई प्लस ए का इनवर्स इंटू आई माइनस ए, चेक कर लो एक बार, ऐसा बनेगा। अब कोई पूछे सर बी ट्रांसपोज बी, तो हमने बोला ठीक है भाई बी ट्रांसपोज बी निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज बी में बी ट्रांसपोज पहले आएगा, मतलब आई माइनस ए का इनवर्स, सॉरी आई प्लस ए का इनवर्स आई माइनस ए
और ठीक है आई माइनस ए, और फिर अब बी आएगा मतलब आई प्लस ए, है ना, आई प्लस ए, और इनटू क्या आएगा आई माइनस ए का इनवर्स, लाइक दिस, है ना, ये बी लिख दिया आई प्लस ए आई माइनस ए का इनवर्स। कोई बोले सर इसके आगे फंस जाएगा मामला, तो यहीं पे सिखाया जाता है, मेन एक्चुअली स्टेप यही है। यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए जो होता है ना बच्चों, है ना, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए जो होता है ना, दैट इज सेम एज आई प्लस ए इंटू आई माइनस ए। कोई बोले सर ये हम क्यों माने, तो देख लो यार, हम मान नहीं मानने, मल्टीप्लाई करके देख लो, आई स्क्वायर दैट इज आई प्लस आई ए मतलब ए माइनस ए कट जाएगा और माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो यानी कि इधर की साइड आ रही है आई माइनस ए स्क्वायर, और ये भी चेक कर लो आप, ये भी आई माइनस क्या आएगा ए स्क्वायर, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यानी अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बस इसको पलट देना है ना। जैसे ही पलटेगा तो ये आई प्लस ए इधर आएगा और आई माइनस ए इधर आएगा, और एक बार आप एसोसिएटिव लगाइएगा तो आप देख सकते हो कि ये आई हो गया और ये भी आई हो गया, मतलब अल्टीमेटली बी ट्रांसपोज बी जो मैट्रिक्स है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंपल मतलब क्या हो गया है ना, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि बी ऑर्थोगोनल है, तो देखो आ भी गया। तो डायगोनल में 1 1 1 होगा, तो बोल रहा है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3। तो यू कैन सी द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 3। क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बोले कि द नंबर ऑफ 3 into 2 matrices A which can be formed using the elements of this such that the sum of the diagonal elements of A transpose A is 5। तो सबसे पहले समझिएगा कि जो A ट्रांसपोज A आएगा ना वो काफी इंटरेस्टिंग आएगा, और इस तरह के सवाल पूछ चुका है ना लेकिन इसमें 3/2 करके पूछा है ना, तो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैंने बोला 3 into 2 मतलब 3 रोज और 2 कॉलम, तो हमने बोला A1 A2 B1 B2 और फिर C1 C2, और जब आप A ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा पता है, A1 A2 B1 B2, है ना, फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इन द सेकंड कॉलम, C1 C2। अब जब आप A ट्रांसपोज A निकालोगे ना बच्चों, तो आप देख सकते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन डायगोनल एलिमेंट, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप बस सोचो कि डायगोनल कैसे बनेगा, है ना, जस्ट थिंक अबाउट कि डायगोनल कैसे बनेगा। तो मैंने बोला क्या कि द नंबर ऑफ 3 into 2 matrices which can be formed using the elements of the set such that the sum of all the diagonal element of this। तो हम लोग बोले कि इसका हम डायगोनल पे ही फोकस करेंगे बस, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा पता है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहां कुछ आएगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। इसको मल्टीप्लाई करके यहां कुछ आएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जेई मेन जे एडवांस दोनों इस तरह के सवाल पहले पूछ चुके हैं ना, बस यहाँ पे 3 into 2 का थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया इन्होंने, है ना, बाकी कहानी कुल मिला के वैसी है। अब डायगोनल एलिमेंट का सम देखोगे तो क्या आएगा पता है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बस ये, और ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसका सम कितना चाहिए 5, है ना, इसका सम चाहिए 5, और सारे इंटीजर्स देख सकते हो -2 -1 0 और 1 और 2 में। तो 5 के लिए देखो मेरे ख्याल से अगर आप समझदार हो तो आपको समझ आएंगे 5 कैसे पहुंचेगा। 5 ऐसे पहुंच सकता है कि भाई इसमें से कोई 5 1 हो जाए और 1 0 हो जाए, तो 1 1 1 1 1 5 एंड देन +0 5 बन जाएगा। या फिर अगर किसी को आपने 2 या -2 लिया तो वो 4 बन जाएगा, और 5 पहुंचाने के लिए अब 1 1 और बाकी सब 0 होने चाहिए। समझ रहे हो मेरे ख्याल से, है ना, कि अगर मेरे को ये सम 5 चाहिए तो क्या सोच सकता हूं, तो इनके स्क्वायर्स अगर आप देखोगे ना तो इनके स्क्वायर में सिर्फ 3 ही चीज पॉसिबल है, या तो 0 या 1 या 4, क्योंकि यू आर स्क्वायरिंग एवरी एलिमेंट। तो आपके पास स्क्वायर करने के बाद सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, या तो किसी एलिमेंट की पूरी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 4 होगी। तो मुझे 5 पहुंचाना है, तो एक केस हो सकता है कि 5 में 5 ले लूं और 1 0 ले लूं, या फिर 1 4 1 1 और बाकी सबको क्या कर दूं 0 कर दूं। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये केस, कि 6 में से कोई भी 5 ले लो एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट के 2 ऑप्शन है हर एक के, है ना, 1 -1, क्यों, क्योंकि स्क्वायर पे दोनों ही 1 देंगे। तो हमने बोला कि 2 की पावर 5, और जो एक लास्ट में एलिमेंट बच गया 0, उसका एक ही तरीका है, प्लस 6 में से कोई एक एलिमेंट लो
और उसको या तो 2 रख दो या -2, सो दैट उसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो मैंने 6 में से एक एलिमेंट 6e1 ले लिया, और फिर हमने बोला कि उस एलिमेंट को दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो बचा है ना 5, उसमें से एक कोई और पकड़ो और उसको भी 1 या -1 दे सकते हो, तो दो तरीके से, और बाकी सब सन्नाटा यानी कि 0। तो यही टोटल बनेंगे। 65 इज 6 इंटू 32, और 6 इंटू 5 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 शायद। है ना, 2 9 2 11 312 है ना, 312। तो देख सकते हैं कि द आंसर इज आल्सो 312। तो मेरे ख्याल से देखो ये कोई खास सवाल नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले PYQs करे हुए जेईई मेन जे एडवांस के, तो ये चीज आपके सामने है ना। और ये मत सोचिएगा कि ये फिर से नहीं आ सकता है, फिर से आ सकता है, थोड़ा बहुत चेंज कर दे, 3/2 की जगह 2/3 कर दे, या कुछ इस तरह की चीज कर दे, तो उस पर फिर से बना के पूछा जा सकता है ना। तो इसी तरीके से इस तरह के सवालों को आपको हल करना पड़ेगा। अब देखो, अब दो मैट्रिक्स दिया है, P Pij Q Qij, और बोला है कि ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट Qij इज दिस टाइम Pij, डिटर्मिनेंट ऑफ Q दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैंने बोला कि सबसे पहले हम P मैट्रिक्स को समझते हैं। P मैट्रिक्स को मैंने बोला कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है। ठीक है भाई, अब मैंने Q को पकड़ा, तो मैंने बोला Q मैट्रिक्स कैसे आएगा भाई। तो पहले तुम Q11 निकालोगे, तो दोनों को 1 1 रखोगे, तो 2 - 1 इज 1, तो यानी कि 2 की पावर 1, और P11 कितना है बच्चों, A1। ठीक है, फिर अगर मैं ये वाला एलिमेंट निकालता हूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 रखोगे, तो 1 2 रखोगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। फिर अगर आप 1 3, तो आप देख रहे हो फिर से एक बढ़ जाएगा, तो 1 कटने के बाद 3, तो यहाँ 2 क्यूब और इंटू A3 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये किस तरीके से लिखा जा रहा है। फिर यहां पकड़ो, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 रखोगे, तो फिर से ये 2 स्क्वायर इंटू B1 आ जाएगा। फिर इसको देखोगे तो 2 2, तो ये 2 क्यूब इंटू B3 आ जाएगा, B2 आ जाएगा। फिर एक और बढ़ जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2 की पावर 4 इंटू B3 आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। फिर यहां आ जाएगा 2 क्यूब इंटू C1, 2 की पावर 4 इंटू C2 एंड 2 की पावर 5 इंटू C3, आप देख लो। अब मैंने बोला कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालना है मेरे को, है ना, ये दिया हुआ है एक्चुअली, इसलिए तो मैंने बोला डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब एक चीज सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि इससे कितना कॉमन आएगा, है ना, जब डिटर्मिनेंट लिखोगे, एक तो है, चलो लिख देता हूं कि 2 की पावर 1 इंटू, ये देख लो ना यार, जब डिटर्मिनेंट लोगे तो सिर्फ ये वाली लाइन चेंज होगी, है ना। तो यहां से देखना, यहां से आपने एक 2 निकाल लिया, तो एक 2 की पावर 1 कॉमन आ गया, इससे 2 स्क्वायर निकाल लिया, और इससे अगले वाले से 2 क्यूब। तो देखो क्या क्या बचा, है ना, इससे 2 बाहर निकाला था, तो यहां पे A1 बचेगा, एक 2B1 बचेगा, और एक 2 स्क्वायर C1 बचेगा ना, ध्यान से देखिएगा। फिर अगले वाले में देखना, हमने इससे 2 स्क्वायर निकाल लिया है, तो यहां पे क्या बचेगा, A2 2B2 और 2 स्क्वायर C2। और फिर यहां से देखना है A3 2B3, है ना, क्योंकि 2 क्यूब निकाल लिया है, तो और 2 स्क्वायर C3। अब अगर आप थोड़ा और दिमाग लगेगा, तो इससे 2 और इससे 2 स्क्वायर ये निकल रहा है, तो हमने बोला 2 की पावर 3 2 5 1 6 पहले से आ गया, और ये 2 और 2 स्क्वायर यानी कि 2 क्यूब बाहर आ गया। और जो बचा हुआ है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो बचा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि दिस इज डिटर्मिनेंट P। तो बच्चों डिटर्मिनेंट Q दिया हुआ है 2 की पावर 10, और इधर आ रहा है 2 की पावर 9 इंटू डिटर्मिनेंट P। तो ये भी मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग सवाल है ना, कोई ऐसा नहीं कि मतलब बहुत इजी है या बहुत टफ है ना, करने लायक सवाल है ना। 2 कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2 बचेगा, तो डिटर्मिनेंट P विल बी 2। अच्छा ये नहीं पूछा सवाल, सवाल पूछ रहे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P, तो हमने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट P, सॉरी, तो डिटर्मिनेंट P की पावर n-1 का स्क्वायर, तो 3/3 का है ना भाई, हाँ, तो n-1 इज 3 - 1 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये 2 है, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 16। समझ गए ना क्या फॉर्मूला लगाया है ना, ये फॉर्मूले मैंने बार बार बताया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर n-1 का स्क्वायर, और n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 का 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हमारा बॉम्बे आएगा, देखिए बॉम्बे ही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ABC सबके सब 2/2 के मैट्रिक्स हैं विथ रियल एंट्रीज, है ना, रियल नंबर है, एंट्रीज मतलब रियल नंबर है सारे के सारे,
जो भी एंट्रीज है, और पूछ रहा है बी आई प्लस ए का इनवर्स है और ए प्लस सी है आई, बहुत घुमा रहा है। इस तरह की चीज में एक स्मार्ट तरीका होता है ना काम करने का, कि आप क्या करो कि एक बार पहले और एक बार बाद में आई प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये चीज बहुत सारे बच्चे क्लिक नहीं करता है और इसके कारण सवाल नहीं होता है। एक बार आई प्लस ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको तुम सी बोलोगे तो, या डी बोलोगे तो डी डी इनवर्स, तो दैट इज आई इटसेल्फ। तो एक ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर इसको अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो इसी रिजल्ट को, तो बी इंटू आई प्लस ए, और यहां देखिएगा आई प्लस ए का इनवर्स पहले आएगा और आई प्लस ए बाद में आएगा, डजेंट मैटर, है ना। ये सिंपल दिख रहा है मुझे कि फिर से आई आ जाएगा, मतलब ये दोनों आई है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि आई प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू आई प्लस ए, है ना। समझना बात को। और थोड़ा भी आपने पढ़ाई की है ना तो आपको ये सब बात समझ में आ जाएगी, और नहीं आ रही समझ उसका मतलब है पढ़ाई बहुत 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 सस्ती हुई है। अब देख सकते हो बी कट जाएगा, और ये पता है ये रिजल्ट क्यों दिया है, ये बतलाने के लिए कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, है ना। ये चीज किस लिए दी है पता है, ए और बी कम्यूट है। तो ये छोटे छोटे कभी कभी इंफॉर्मेशन होते हैं और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है हमें पता ही नहीं होता। तो जब भी आपको इस तरह की चीज दिखे ना तो हमेशा आप ये काम कर लीजिएगा। अब देखिए ए प्लस सी इज आई, ए प्लस सी इज आई। अब इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं कि देखो यहां पे खेल वही है, बीसी और सीबी टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कम्यूट करते होंगे, इस वजह से ये खेल खेल रहा है। चलिए इसको एक काम करो ना कि आप बी से मल्टीप्लाई कर दो पोस्ट, तो ए बी प्लस सी बी इज बी, है ना, क्योंकि ए बी पोस्ट मल्टीप्लाई किया, सी बी और आई इंटू बी इज बी, और इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो तो बी ए प्लस बी सी इज इक्वल टू अगेन बी। तो अब इन दोनों को बराबर करोगे, ए बी बी ए सेम हो जाएगा तो कट जाएगा, तो सी बी इक्वल टू बी सी आ गया, देख लो। तो काफी ट्रिकी सवाल है ना, काफी ट्रिकी सवाल है किस तरीके से इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करना है। तो बीसी अगर यही है तो यही सीबी भी है, तो यानी आपके पास पता है क्या आ रहा है, 1 -5 -1 and 2, and then is your x1 x2 and then is 12 and -6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मुझे लग रहा है x1 -5 x2, x1 -5 x2, फिर क्या आएगा -x1 और +2 x2, 12 और -6। पूछ क्या रहा है सवाल भाई, अच्छा x1 + x2 पूछा जा रहा है हमसे। तो हमें समझ में आ गया कि भाई यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बन रहे हैं, x1 -5 x2 इज 12 एंड -x1 + 2 x2 इज -6, और ये जोड़ोगे तो ये 0, इधर कितना आएगा -3 x2, तो x2 मुझे लग रहा है यार बच्चों आ रहा है -2, और -2 यहां रखोगे तो ये 10, तो x1 शायद 10 2 आ रहा है, देख लो एक बार। यस, तो x1 + x2 आई थिंक इज बी बॉम्बे, दैट इज 0, बॉम्बे 0। यस, तो आप देख सकते हो कि ये काफी क्लेवर सवाल है, और इसको जरूर अच्छे से एक बार और कर लीजिएगा ताकि आप गड़बड़ ना करें। फिर से देखिए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की पावर 100 दिया हुआ है इसके बराबर, फिर से हाइयर पावर है। तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक ट्रिक सिखाई है, उसको फिर से यूज कीजिए। तो कोई बोले सर कैसे, तो वही आई प्लस एक मैट्रिक्स लिख दीजिए इसको आप। अच्छा, आई अगर लिखना है तो आप लिख ही दीजिए डायरेक्ट 1001, और प्लस, है ना, तो वापस से ये 3 आना है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 आएगा, और यहाँ -2 आएगा। आप एक बार देखिए, 3 -4 1 -1, और इसके बाद फिर वही नेक्स्ट स्टेप, इसको आप स्क्वायर करके देखिए ना, इसको सी मानिएगा तो सी स्क्वायर आप निकाल के देख लीजिए। मेरे ख्याल से ये नल मैट्रिक्स, मुझे लग रहा है कि अभी जस्ट हमने यही किया था क्या, ए की पावर 15 वाले में, पता नहीं किया हो नहीं किया हो, हम लोग बोले कि इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 4 -4 0, -8 + 8 0, 2 -2 0, -4 + 4 is अगेन 0, देख लीजिए, सी स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स। यानी कि हम फिर से अगर ए की पावर 100 निकालेंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि दिस इज गोइंग टू बी आई प्लस दिस मैट्रिक्स, तो मेरे ख्याल से आई की पावर 100 आई आ जाएगा, और फिर 100 टाइम्स ये वाला मैट्रिक्स आएगा बच्चों, ये वाला। तो शायद ये मेरे ख्याल से इसी को बी कह रहा है यार, इसी मैट्रिक्स को उसने बी कह दिया भाई, है ना, आपको समझ में आया।
इसी मैट्रिक्स को उसने बी कहा, क्योंकि तभी तो आई प्लस बी अगर लोगे और उसका पावर 100 करोगे तो आई प्लस 100 भी आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बी क्यूब सब नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसी मैट्रिक्स को बी कह रहा है, तो अगर इसी मैट्रिक्स को बी कह रहा है तो उसकी पावर 100 करोगे तो नल मैट्रिक्स से आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो बी क्यूब सब नल मैट्रिक्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मेरे ख्याल से तो जीरो आएगा। यस, ये द आंसर इज जीरो। अब हम लोग लास्ट फेज में आ गए हैं, दैट इज इन सर्कल, है ना। सर्कल काफी ट्रिकी होते हैं, है ना, ज्योमेट्री व्योमेट्री इन्वॉल्व करता है, और ज्यादा सवाल नहीं आया है इस बार फर्स्ट मेरे ख्याल से अटेम्प्ट में। चलिए एक एक करके देखते हैं इन सवालों को भी। मेरे ख्याल से इसमें चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। PQ एंड MN बी टू स्ट्रेट लाइंस टचिंग दिस सर्कल। तो पहले बच्चों इस सर्कल को हम लोग क्या प्लॉट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कर सकते हैं, देख सकते हो इसका जो सेंटर आएगा दैट इज आई थिंक 2,3 और 4 9 13 13 3 16, तो इसका रेडियस शायद 4 है। टचिंग दिस सर्कल एट द पॉइंट्स A एंड B, और एंगल AOB क्या है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर है ना। तो बड़ी लंबी लंबी बातें लिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कुल मिला के कुछ ऐसा है। ठीक है, शायद इन जिन पॉइंट से ये मिल रहा है ना, ये शायद A है और ये B है, और ये मेरा भाई कह रहा है कि जो एंगल AOB है ना, ये है π/3, एंगल AOB इज π/3। क्यों बोल रहा है? दिस टू स्ट्रेट लाइंस, ये दो स्ट्रेट लाइंस है PQMN वाली। P और Q कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, MN भी यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए, है ना। बढ़ते हैं आगे। O सेंटर है, एंगल AOB π/3, मतलब ये एंगल कुल मिला के ये π/3 कह रहा है पूरा एंगल, है ना। वैसे देखने में काफी बड़ा लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा और ऐसे करके जाना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड MN, मतलब इस पॉइंट का लोकस निकालने के कह रहा है, तो इसको HK मान लीजिए। मुझे लग रहा है HK मानने के बाद इसको इससे ज्वाइन करो। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सवाल है ना। तो अगर ये एंगल टोटल π/3 था तो ये एंगल कितना हो गया पता है? π/6। ठीक है, ये एंगल π/6 और ये रेडियस 4 है ना, आराम से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि ये 90 है तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि साइन π/6 लिख लीजिए, नहीं सॉरी साइन π/6 मत लिखिए, कॉस π/6 लिख लीजिए। ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉस π/6 लिखिए ना, आराम से लिखिए। इस वाले ट्रायंगल में कॉस π/6, तो बेस दैट इज 4, रेडियस और अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये h कॉमा k है, तो रूट अंडर कितना आएगा पता है? h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है ना, बस गुमराह करने की पूरी कोशिश की है। cos π/6 आपका कितना है बच्चों? √3/2 है ना, कितना है? √3/2। अब मेरे ख्याल से स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गड़बड़ ना हो इसके लिए। 16 × 4 और 3 × x² - 4x + 4, इसको स्क्वायर भी कर दिया मैंने हाथों हाथ, और प्लस y² - 6y + 9। तो आई सपोज यहां से 3x² और 3y² आएगा इस तरह का। तो लास्ट के दो ऑप्शंस में से हो सकता है माइट बी। फिर कितना रहे? -12x - 18y। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन पे ज्यादा फोकस बढ़ रहा है मेरा। अब यहां देखिएगा 12, अच्छा 9 4 13 हो गया ना, ये 13 3 39 हो जाएगा, 39 39 है ना, और ये 64। तो मेरे ख्याल से 39 और 64 हटाओ, तो -25। यस, तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, कैलकुलेटर। बहुत बेसिक ज्योमेट्री पे सवाल पूछा गया, कुछ भी खास नहीं पूछा गया है ना, सी ऑप्शन देख लो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सेट S है ना, सेट S ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ R फॉर विच दीस टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई कसम से बता रहा हूं, नहीं अच्छा ये रेंज दिया हुआ, ठीक है ठीक। तो वही बोलो, कसम से बतला रहा हूं, ये बहुत सिंपल सवाल है, ये डायरेक्ट कंडीशन है ना। अगर आपको याद हो कि दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशन होता है, तो भाई सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है ना C1 C2, एक तरफ उसको बांधता है R1 + R2, यानी कि लेस देन R1 + R2 होता है, एंड ग्रेटर देन कितना होता है पता है? मॉडुलस ऑफ R1 - R2, जो भी बड़ा हो। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। इसका सेंटर हो गया 2,1, दूसरे वाले का हो गया -1, -4। अगर मैं सही कर रहा हूं, एक्साइटमेंट में गड़बड़ ना कर दूं, तो C1 C2 जो आएगा मेरे ख्याल से
दिस इज रूट अंडर 2 माइनस 1 माइनस माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 1 प्लस 4 यानी कि 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 का स्क्वायर यानी 25 यानी कि C1 C2 गुरु आ रहा है रूट अंडर 34 R1 प्लस R2। तो इसका रेडियस हमें पता है ना, इसी का लिखा है ना मैंने, हाँ 4 1 5 4 9। इसका रेडियस है 3 और उसका रेडियस है R। तो हमने बोला कि 3 प्लस R, वैसे तो मुझे मॉड R लिखना चाहिए ना, मुझे क्या लिखना चाहिए मॉड R, लेकिन मुझे लगता है एक ही इंटरवल है तो यानी कि इसने R ही लिया होगा, पॉजिटिव ही लिया होगा, मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे। चलो मैं तो मॉड R करके करता हूँ है ना, मैं तो मॉड R करके ही करता हूँ, चलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बोले सर मॉड R क्यों किया, क्योंकि हमने बोला कि रेडियस अगर निकालिएगा ना तो R का स्क्वायर है, तो रेडियस आपको कायदे से मॉड R लेना चाहिए क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बोले R पॉजिटिव ही तो होगा, कहीं लिखा नहीं है, इसने सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ R बोला है, नहीं R को इसने कोई रियल नंबर की तरह ट्रीट किया है, ठीक है ना। अगर ये बोल देता है कि R इज रेडियस, अगर क्लेम कर देता तो फिर मैं R लिख लेता है ना। पता नहीं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपको कितना समझ में आया होगा, तो बात समझिएगा है ना। एंड दिस इज ग्रेटर देन कितना जाएगा 3 माइनस मॉड R, बहुत गंदा आ रहा है भैया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहां से मॉड R आ रहा है ग्रेटर देन रूट 34 माइनस 3। हालांकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इन्होंने R को पॉजिटिव ही लिया है, और यहां से 3 माइनस मॉड R आ जाएगा आपका माइनस रूट 34 से रूट 34, 3 घटाओगे तो माइनस रूट 34 माइनस 3, नॉट इक्वल यार, है ना, नॉट इक्वल है ना। 3 माइनस मॉड R, फिर से एक बार लिखता हूं, रूट 34 और इधर कितना आएगा आपका माइनस रूट 34, और 3 घटाओगे तो माइनस रूट 34 माइनस 3 माइनस मॉड R एंड रूट 34 माइनस 3। बच्चों इसके बाद लास्ट स्टेप क्या आएगा पता है, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो मॉड R आएगा है ना वो कितना आएगा पता है, 3 माइनस रूट 34 से रूट 34 प्लस 3। तो आप दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा, इसका और इसका, है ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी मॉड R की आपकी वैल्यू आएगी रूट 34 प्लस 3 और रूट 34 माइनस 3, शायद ऐसा। तो R की देखो वैसे तो दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी, बट मुझे जैसा समझ में आ रहा है ये शायद इसी का पूछ रहा है डायरेक्टली, इसी का रेंज पूछ रहा है। तो 34 माइनस 33 है ना, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 34 माइनस 9 आ जाएगा, सॉरी नॉट 3, 25 आना चाहिए ना। हालांकि इसमें दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे, तो मुझे लगता है जो बच्चे समझ रहे होंगे बात को उनको लग रहा होगा कि मेरी बात सही है। हालांकि हो सकता है उससे भी अल्फा बीटा की वैल्यू सेम ही आ रही हो, है ना, क्योंकि वो दोनों जस्ट नेगेटिव हो रहे होंगे, तो इसलिए शायद काम चल जा रहा हो। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इसके दो ब्रैकेट्स आएंगे, कि एक तो आएगा रूट 34 माइनस 3 से रूट 34 प्लस 3, एक तो रेंज आएगा, और दूसरा आएगा मुझे लगता है माइनस रूट 34 माइनस 3 से लेकर 3 माइनस रूट 34, दो पार्ट आएंगे शायद, है ना। एक बार देख लेना आप, बाकी आंसर 25 आएगा, देखिए आइए रहा। अब बोला लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 passes through origin the points this and this where AB are real parameters, AB is non-zero, मतलब A और B में से कोई भी जीरो नहीं है, locus of the centroid of the triangle OAB। देखकर तो लग रहा है इजी टाइप का ही, लेकिन वी नेवर नो व्हाट इज हिडन इनसाइड। तो पहली चीज तो हम लोग, वैसे AB कहीं पॉजिटिव लिखने के लिए बोल नहीं रहा है, पैरामीटर्स ही बोल रहा है। तो अगर हम ऐसा कुछ सोचे, रेडियस 4 है, passes through origin, इनसे ही पास ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये पॉइंट है आपका ए माइनस रूट 3 ए कॉमा 0, एंड ये है 0 कॉमा माइनस रूट 2 बी। हालांकि बीच में एंड लगा देता तो ज्यादा बेहतर है, कि लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स दिस एंड दिस लिखता तो ज्यादा बेहतर होता, अगर एग्जैक्ट ये है तो, है ना। अगर मेरे तरफ से एंड मिसिंग है तो अलग बात है। अब हम ओ ए बी के सेंट्रॉइड के बारे में बतिया रहे हैं, ठीक है भाई बतिया लेते हैं। वैसे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, हाँ ये तो 90 है ना, तो वैसे तो ये डायमीटर होगा, बट इसका क्या यूज है मुझे अभी ऐसा क्लियर नहीं है। वैसे तो मुझे लग रहा है सिंपल ही निकल जाना चाहिए, रेडियस 4 दिया हुआ है ना। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं,
मेरे ख्याल से एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यार, है ना, खेल खत्म करते हैं। इसका और उसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो 3a² और प्लस 2b² इक्वल टू, मुझे लगता है ये डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर का स्क्वायर, तो रेडियस अगर 4 है तो डायमीटर 8 होगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 होगा। क्या किया सर आपने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, दिस शुड बी डायमीटर। और अगर हम लोग बोलें कि h, k इज द सेंट्रोइड, तो 3h कितना आ जाएगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, तो -√3a आएगा। और 3k कितना आ जाएगा, है ना, 3k क्यों सर, क्योंकि h क्या आता है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, तो 3h कितना आ जाएगा ये, और इसी तरीके से 3k क्या आ जाएगा तुम्हारा, -√2b, है ना। मेरे ख्याल से तो ये चीज बन जाएगी। अब यहां से a और b निकालना है, तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया खेल। तो a² निकालो यहां से, तो 3a² आएगा तुम्हारा, कितना पता है, 9h² अपॉन 3 और प्लस 2, और b² यहां से आ जाएगा तुम्हारा, पता क्या है, 9k² अपॉन 2। तो मुझे लग रहा है ये 2 गया, ये 3 गया, और 9 से डिवाइड होगा, h की जगह x, k की जगह y, तो x, ये तो बहुत सस्ता निकला भाई, 64/9। तो ये सर्कल है और इसका पता है 8/3 का स्क्वायर हो रहा है। तो बोला है कि दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो हम लोग बोल सकते हैं 8/3 विल बी द करेक्ट आंसर। देख लो, यस, सी आंसर। ये थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है ना। इसके बाद मेरे ख्याल से 2 सवाल बाकी है ना। यस, चलिए, ये हमने अभी जस्ट कर लिया 8/3। यस। अब क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स बी द इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1। कोई C1 है जिसका एक कॉर्ड है y इक्वल टू एक्स इन द क्लोज हाफ प्लेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो x एक्सिस के राइट साइड की बात कर रहा है, सॉरी, y एक्सिस के राइट साइड की बात कर रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई होप द हाफ प्लेन इज दिस, एंड y इक्वल टू एक्स बी द इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1। तो C1 का कॉर्ड होगा, वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, और C2 कोई एक और सर्कल है जो इसी कॉर्ड पे बने हैं, एज इट्स डायमीटर, उसका कॉर्ड में डायमीटर है। If the equation of the chord of the circle C2 which passes through the point 2, 3 and is farthest from the center of C2। तो देखो भाई पता नहीं कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या कह रहा है यार। Let y equal to x be the equation of the chord of a circle C1 in the closed half plane, मतलब इधर की साइड ही है पूरा, और उसका डायमीटर 10 है। तो यार ये कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि भाई ऐसा, सॉरी, समथिंग लाइक दिस। मतलब कुछ ऐसा है कि हाफ क्लोज हाफ प्लेन इधर की साइड है, और इसका ये कुछ y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, और इसके ऊपर डायमीटर टाइप में कोई एक सर्कल बनाया जा रहा है, लाइक दिस। मतलब कुछ ऐसा शायद, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है और इसको कॉर्ड मानते हुए एक डायमीटर बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ। तो इसका जो भी सेंटर होगा दैट विल बी सम अल्फा कॉमा अल्फा थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, अल्फा कॉमा अल्फा। ये इसका एक ऑर्डिनरी कॉर्ड है और इसका डायमीटर 10 दिया हुआ है, तो रेडियस 5 होगा, तो शायद इधर कहीं 5,0 आ जाएगा। क्या चाहता है ये क्या कह रहा है कि तो अगर हम इस कॉर्ड को अगर साधारण कॉर्ड लेते हुए चलें,
कुछ फायदा है क्या इससे? तो ये मेरे ख्याल से एक बार यहां से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इससे इसका डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 5,0 से इस लाइन का डिस्टेंस आएगा 5/√2। तो मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस हो गया 5/√2, और ये तो इसका रेडियस हो गया ना, तो यानी ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अगर ये 5 है और ये 5/√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? तो पाइथागोरस बताएगा कितना? 25 माइनस 25/2। देख लो एक बार, है ना, 25 माइनस 25/2, तो यानी कि 50 माइनस 25, 25/2, यानी कि 5/√2 ये भी आ रहा है भाई। तो यानी इधर से भी ये 5/√2 हो गया। तो 0 0 और अल्फा अल्फा के बीच का अगर आप डिस्टेंस लिखते हो तो मुझे लगता है अल्फा√2 आ रहा है, एंड दैट इज 5/√2। तो भाई ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना इसके सेंटर के, वो आ रहे हैं 5/2, 5/2, सॉरी, अल्फा आ रहा है 5/2, है ना, अल्फा आ रहा है 5/2, और उसका रेडियस कितना आ रहा है 5/√2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जो हमें लिखनी है? तो दैट इज x माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5/√2 का होल स्क्वायर, आई सपोज, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू, रेडियस भी वही है 5/√2 का होल स्क्वायर। नहीं, रेडियस थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया यार, ये 5/2 होगा शायद, है ना, x माइनस 5/2 और y माइनस 5/2, तो यानी कि इसका मतलब हो गया x² प्लस y², और -2a भी करोगे तो शायद -5x आ रहा है, -5y आ रहा है, और ये 25/4, 25/4 मुझे लगता है 50/4 मतलब 25/2 उधर से कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। तो भाई ये C2 की इक्वेशन आ गई। अब क्या बोले? द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C2, अगेन किसका है? इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C2 व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, अच्छा 2,3 से कॉर्ड पास कर रहे हैं, एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ C2, और C2 के सेंटर से सबसे दूर है भाई। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ना मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब C2 का ही हमें कॉर्ड चाहिए, 2,3 से पास कर रहे हैं, तो 2,3 से इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं ना यार, कि फिर से एक बार सर्कल बना लेते हैं इसको अलग से। यहाँ 5/2 5/2 होगा, यानी 2.5 2.5 2,3 जो होगा मुझे लगता है इधर कहीं आएगा। इससे बहुत सारे कॉर्ड्स पास कर रहे होंगे, तो जो सबसे दूर वाला कॉर्ड होगा एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम द सेंटर, अच्छा C2 से, तो वो आपको मैंने सिखाया है ना, वो आपको सिखाया है ना, स्ट्रेट लाइन में भी सिखाया था अभी कुछ दिनों पहले, कि भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और ये वाली लाइन, ये सबसे दूर होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी कॉर्ड लोगे ना तो वो पास आएगा। देखो ये हाइपोटेनस की तरह एक्ट करेगा। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या लिखना है भाई, हमें क्या लिखना, क्या द इक्वेशन द कॉर्ड ऑफ सर्कल, मतलब हमें ये लाइन लिखनी है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, बहुत सिंपल है फिर तो। इसके बाद ये 2,3 है, सॉरी ये 5/2 5/2 है, और ये पॉइंट है जो 2,3 है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो 3 माइनस 5/2 यानी कि हाफ, और 2 माइनस 5/2 दैट इज -हाफ। तो यानी कि मुझे लग रहा है इसका स्लोप -1 आ रहा है, तो इसका स्लोप पता है कितना आ जाएगा? 1। अगर इसका स्लोप 1 आ रहा है तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन पता है क्या होगी? x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये 2,3 से पास कर रहे हैं, -1 आएगा, तो लैम्डा का मान मुझे लगता है कि 1 आ जाएगा, लैम्डा का मान 1 आ जाएगा, यानी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरे ख्याल से आ रहा है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। तो यानी a की वैल्यू आ रही है मुझे लगता है -1, और b आ रहा है मेरे भाई 1, और a माइनस बी निकालोगे तो -1 दैट इज -2, यानी कि c आंसर आना चाहिए इसका। यस। तो इसने हालांकि बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं और बहुत सारी चीजें जो हैं मतलब बिठाने में हालत खराब हो रही है ना, तो देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो टाइम लेता है ना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई सपोज, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
चलिए लास्ट सवाल, अंतिम सवाल पे आ गए हैं। लेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो चलिए बनाइए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला सर्कल हमारा, और इसमें क्या कह रहा है, ए पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब ये a कॉमा 0 है, ए पे काट रहा है। अरे तो a तो 2 हो गया ना, फिर पता नहीं क्या चाहता है। स्मॉल a मेरे ख्याल से 2 हो चुका है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ही बोल रहा है और b बोल रहा है b कॉमा 0, तो यानी कि ये पॉइंट b है, तो वो अगर a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तो यानी कि ये -2,0 है, यानी कि b की वैल्यू आ गई मेरे को तो -2 आ गई शायद, ठीक है। एंड लेट p इक्वल टू दिस, तो p कोई एक पॉइंट है 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, यानी कि ये कहीं न कहीं इधर की साइड होगा, क्योंकि इसने खुद ने भी बोल दिया है कि अल्फा 0 से π/2 है, तो यानी कि जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा ये p, तो ये एंगल शायद अल्फा है ना, ये एंगल अल्फा है। एंड q 2 cos बीटा एंड 2 sin बीटा, ये कैसा आएगा भाई? अच्छा, तो बीटा क्या है? बीटा है आपका अल्फा माइनस π/2, तो बच्चों अल्फा माइनस π/2 नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि अगर आप इसमें माइनस π/2 कीजिएगा ना तो माइनस π/2 से 0 में आएगा, तो यानी कि बीटा कहीं ना कहीं इधर की साइड होगा। ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, माइनस बीटा होगा, और ये पॉइंट जो है ये क्यू बोल रहा है। तो अगर मैं बीटा को यहां से अल्फा माइनस π/2 रख दूं दोस्त, तो ये क्यू कितना आएगा पता है? 2 cos, है ना, अल्फा माइनस π/2 रख रहे हैं, ये वाला देखना, तो साइन मेरे ख्याल से अल्फा हो जाएगा, और ये -2 साइन नहीं cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस साइन आएगा और फिर शायद ऐसा आएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली चीज ना 2 साइन अल्फा -2 cos अल्फा है, ये वाली चीज। तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये एंगल शायद π/2 ही है ना, ये पूरा एंगल π/2 है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी? π/2। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AQ एंड BP, ओके भाई AQ, अच्छा ये लोकस निकालना है, तो हमने कि AQ यानी कि ये वाली लाइन और BP मतलब ये वाली लाइन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है गुरु। तो मैं क्या कहता हूं कि अपन लिख लेते हैं AQ की इक्वेशन, तो AQ की इक्वेशन लिखोगे तो y माइनस 0 और स्लोप आएगा, स्लोप में ही घटाओगे तो 2 cos अल्फा, और अपॉन कितना जाएगा? 2 - 2 sin अल्फा, और फिर x - 2, ये आ गया तुम्हारा किसका इक्वेशन है बताए? AQ की। और BP की इक्वेशन लिखो इधर से, तो हमने बोला ठीक है y - 0, और फिर इसमें लिखा होगा तो 2 sin अल्फा -0, और अपॉन कितना आएगा देखो 2 cos अल्फा -2, यानी कि 2 cos अल्फा + 2, ठीक है, और इनटू आएगा x + 2। अब इन्हीं दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी दे दी इसने। तो वैसे तो देखो हमें पता है कि इनका इंटरसेक्शन अगर ये h, k है तो h, k दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी यहां से आप देखो कि k/h - 2, ध्यान से देखिएगा, तो बोले ये कैसे है सर? इससे डिवाइड करके एक 2 कट जाएगा, ऊपर आएगा cos अल्फा, cos अल्फा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा/2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा/2, ठीक है भाई, और नीचे देखिएगा एक 2 कट चुका है, 1 - sin अल्फा इज cos अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा/2 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार देख लो, है ना, मैंने क्या किया कि ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं h, k पे, तो y की जगह k और x की जगह h रखोगे और डिवाइड करोगे, 2 काटोगे, और cos अल्फा को हाफ एंगल में ऐसे लिख सकते हैं, और 1 - sin अल्फा कैसे लिखा जा सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है। तो एक देख सकते हो इसके एक फैक्टर होगा cos अल्फा/2 माइनस sin अल्फा/2, वो कट जाएगा, तो यानी ये बचेगा बच्चों cos अल्फा/2 प्लस sin अल्फा/2 अपॉन cos अल्फा/2 माइनस sin अल्फा/2, यहां तक आ रही है बात, ये चीज आ गई।
कोई बोले यहां से क्या आएगा सर, तो मुझे लग रहा है कि देखो एक तो 2 कटेगा और यहां से भी मेरे ख्याल से k अपॉन h प्लस 2 आ रहा है, और साइन अल्फा 2 काट के साइन अल्फा को लिख सकते हो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे जो 1 प्लस कॉस अल्फा बनेगा वो बनेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आई सपोज ये 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, दिस इज tan अल्फा बाई 2 गाइस। तो मेरे ख्याल से करीब करीब हम पहुंच चुके हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो k अपॉन h माइनस 2 देखना, है ना, इज इक्वल टू, है ना, k अपॉन h माइनस 2, k अपॉन h माइनस 2 इज इक्वल टू ऊपर नीचे cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी उधर क्या बनेगा पता है 1 प्लस tan अल्फा बाई 2, और नीचे आएगा पता है क्या 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। फिर से देख लो, cos अल्फा बाई 2 से डिवाइड करोगे यहाँ 1, यहाँ tan अल्फा बाई 2, यहाँ 1, यहाँ tan अल्फा बाई 2, और tan अल्फा बाई 2 है k अपॉन h प्लस 2, k अपॉन h प्लस 2। तो मेरे भाई जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो h प्लस 2 प्लस k, और यहां भी आएगा तुम्हारा h प्लस 2 माइनस k। देख के काफी गंदा सा लग रहा है वैसे तो, बट h प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो hk प्लस 2k माइनस k स्क्वायर, और ये देखो h माइनस 2 इंटू एच प्लस 2 इज h स्क्वायर माइनस 4, है ना, इसको एक टर्म मान के मल्टीप्लाई करो, और फिर hk माइनस 2k, है ना। तो मुझे लग रहा है कि hk तो गया, और h की जगह x, k की जगह y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये लास्ट वाला भी लोकस का एक काफी अच्छा सवाल मेरे को लगा, है ना, एंड आई होप कि आज का सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा, और ऐसा है तो जरूर बतलाइएगा, फिर हम अगले सेशन में भी आपके साथ मिलते हैं, और मेहनत करें और काफी बढ़िया सेकेंड अटेम्प्ट को फोड़े। और भी कुछ मेरी तरफ से हेल्प चाहिएगा तो जरूर लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।